हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसको हम एनसीएम के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जीएस पेपर 1 में हम इसको पढ़ सकते हैं, इंडियन सोसाइटी, जहां हम माइनॉरिटीज के बारे में भी पढ़ते हैं। और जीएस पेपर 2 जहां हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, तो ये इसके बारे में पढ़ते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो है क्लाइमेट पैटर्न्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। जीएस पेपर 1 क्योंकि ये क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है और एयर क्वालिटी इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जीएस पेपर 3 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट ये प्राइमरी है। इसमें थोड़ा सा फिजिक्स भी आ जाता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप मान सकते हो। एंड थर्ड इज अबाउट एफएटीएफ ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये बॉडी क्या है, क्या करती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉडी है, और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि ये टेररिज्म वगैरह को कंट्रोल करने का काम करती है। अब ये तीनों टॉपिक जो है ये बोथ प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाजे से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आराम से तीनों टॉपिक आप ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा, है ना। जो भी नया वर्ड्स, वोकैबलरी, है ना, की वर्ड्स, की फ्रेज आप सीखते हो, प्लीज नोट डाउन। उसके लिए आप एक रजिस्टर बनाइए, उसमें उसको नोट डाउन करिए। आपके मेंस के टाइम पे, आपके कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे ये सारा कीवर्ड्स आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करिए कि आज आपने क्या क्या नया कीवर्ड्स, की फ्रेजेस सीखे हैं। तो स्टार्टिंग विद द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, एनसीएम। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज क्या है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, एक इंस्टीट्यूशन है। इट इज एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज का जो राइट्स है, माइनॉरिटीज का जो राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिया है, जो पार्लियामेंट ने राइट्स दिया है ना, उनका जो वेलफेयर है, उसके लिए काम करने वाली बॉडी कौन है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। देखो, जो भी वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, वल्नरेबल वल्नरेबल सेक्शंस होते हैं, वल्नरेबल सेक्शन मतलब जो बहुत जल्दी ही परेशान हो जाए किसी भी कंडीशन में, तो उसमें से कंडीशन कौन है? शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं हम लोग, शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं हम लोग, ओबीसी को भी हम लोग बोलते हैं, विमेन को भी हम लोग बोलते हैं कि ये लोग क्या है? वल्नरेबल है। चिल्ड्रेन को भी हम बोलते हैं कि ये लोग क्या है? वल्नरेबल है। ओल्ड एज लोग भी क्या है? वल्नरेबल है ना। डिफरेंशियली एबल्ड लोग भी क्या है? वल्नरेबल है। ट्रांसजेंडर भी क्या है? वल्नरेबल है। ट्रांसजेंडर, ठीक है। माइनॉरिटीज क्या है? वल्नरेबल। तो इनमें ये जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, सबके लिए ऐसा एनसीएम जैसा कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशन है। एससी एसटी के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर। सबके लिए कुछ ना कुछ आपको बॉडी मिलेगी। ओल्ड एज के लिए ऐसा कोई डेजिग्नेटेड एकदम से नहीं है, पर डिफरेंशियली एबल्ड के लिए भी मिलेगा, ट्रांसजेंडर के लिए भी, और माइनॉरिटीज के लिए भी हमारे पास जो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ठीक है, ये सारी बॉडी है, सबका लगभग ऑलमोस्ट 100% तो नहीं, काफी हद तक इनके जो पावर्स हैं, ठीक है, इनके जो फंक्शंस हैं, इनमें सिमिलरिटीज आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 100% सिमिलरिटी तो नहीं होगा, बट काफी हद तक आपको सिमिलरिटी देखने के लिए मिलता है। अब कंटेक्स्ट, अभी हम एनसीएम के बारे में न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स में क्यों पढ़ रहे हैं? द एनसीएम करेंटली हैज नो चेयरपर्सन। एनसीएम के पास अभी कोई चेयरपर्सन ही नहीं है। ऑब्वियसली कोई इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई चेयरपर्सन होगा, कोई चेयरपर्सन नहीं है, कोई मेंबर नहीं। रीजन डाउट अबाउट इट्स रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस। जब हम वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई बोर्ड बनाते हैं, और बोर्ड में कोई चेयरपर्सन भी नहीं हो और मेंबर भी नहीं हो, तो फिर पूरा पूरा ये इंस्टीट्यूशन है, इसका क्या रेलेवेंस रह जाएगा, क्या इफेक्टिवनेस रह जाएगा? दिल्ली हाई कोर्ट हैज सॉट अ रेस्पॉन्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। अब इसको अपॉइंट करने का काम किसका होगा? यूनियन गवर्नमेंट का। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से पूछा है कि ऐसा क्यों नहीं है। एक पीआईएल दाखिल हुई थी कि पूरा पूरा एनसीएम को वापस रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, वापस से इसमें चेयरपर्सन कौन होगा, मेंबर कौन होगा, वापस से सब चीजें डिफाइन की जाए। ठीक है, एनसीएम कब बना था? एनसीएम पहली बार 1978 में बना था। अब एनसीएम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। पहली बार 1978 में एनसीएम बनता है। मुरारजी देसाई, जब इमरजेंसी लगने के बाद, इमरजेंसी हटने के बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो श्री मुरारजी देसाई की बनती है। ठीक है, और यहाँ पे माइनॉरिटीज कमीशन को पहली बार सेटअप किया जाता है।
1990 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि ये जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का क्या हो जाए, जिक्र हो जाए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन था, तो वैसे ही इसका भी जिक्र कर दिया जाए। बट यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसको पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं मिला, पार्लियामेंट में इसको पास नहीं होने दिया गया, पार्लियामेंट में ये पास ही नहीं हो पाया। बाद में 2 साल बाद नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज बना और इस बार पार्लियामेंट से पास हुआ, बट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं बना, अलग से लॉ का पास बना। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जाए तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे सीएजी। और कोई कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं हो बट अलग से लॉ बन जाए और लॉ बन के वो मेंशन हो, उसको हम स्टैट्यूटोरी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटोरी। तो एक लॉ बना अलग से, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, और इस लॉ के तहत नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। ध्यान देना, 78 में बन तो गया था, ज्यादा पावर उसको कब मिले? 1992 में। सिविल कोर्ट्स के पावर मिल गए उसको, है ना। 1993 में एनएचआरसी बनती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक मेंबरशिप किसका हो जाता है? ऑटोमेटिकली जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरपर्सन होंगे उनका ऑटोमेटिक मेंबरशिप कहाँ हो जाएगा? एनएचआरसी में। कि ह्यूमन राइट जिनका किसका वायलेट होता है? ह्यूमन राइट वायलेट होता है वल्नरेबल सेक्शंस का सबसे ज्यादा, जो एससी है, एसटी है, विमेन है, माइनॉरिटीज है, उनका वायलेट होता है। तो एनसीएम, एनसीएससी, एनसीएसटी के जो चेयरपर्सन होते हैं ऑटोमेटिकली वो मेंबर बन जाते हैं एनएचआरसी के। तो ऑटोमेटिकली, जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो, जब तक जो ऑफिस में है वो मेंबर बना रहेगा। 2004 में एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन सेटअप होता है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जांपल जामिया मिलिया है। तो ये लोग क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। बुद्धिस्ट के लिए भी आप लद्दाख वगैरह में देख सकते हो, अलग अलग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पर्पज से अलग से एक नेशनल कमीशन बना दिया जाता है। तो अब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का जो रूल है वो एजुकेशन से हट जाएगा, है ना, क्योंकि एजुकेशन के लिए एक सीधे सीधे अलग बॉडी ही बन जाती है। 2005 में रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनता है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन माइनॉरिटी का क्या कंडीशन है उसको जांचने के लिए बनता है। टास्क विद आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड सेक्शन अमंग माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज में भी बैकवर्ड सेक्शन को देखा जाए, है ना। इसका जो भी रिपोर्ट आया गवर्नमेंट ने लार्जली इग्नोर किया, बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं किया। अब नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज की बात करते हैं। टोटल मेंबर अप टू 7 हो सकते हैं, एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और अप टू 5 मेंबर होंगे। टोटल मिला के 7 मेंबर हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेशन किसका रहता है? 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज का। मुस्लिम, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात यहाँ पे हो रही है। मुस्लिम माइनॉरिटीज, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और जैन, है ना। ध्यान देने वाली बात, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है ज्यूज को एज ए माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज नहीं करती है। एटलीस्ट 1 मेंबर मस्ट बी अ वुमेन। जितने मेंबर यहाँ पे अप टू 7 मेंबर होंगे, कम से कम एक मेंबर तो वुमेन होना चाहिए। टेन्योर इनका कितना होगा? जिस दिन से ये अपॉइंट होंगे 3 इयर्स का टेन्योर होगा। री अपॉइंट हो सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव भी कर सकती है अगर ये इनका कंडक्ट जो है खराब हो, इनका कैपेसिटी इनके पास नहीं हो, इनकैपेसिटी और इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब ये बैंकरप्ट वगैरह हो जाए तब। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क प्रोविजन। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 एक फंडामेंटल राइट है, वो डायरेक्टली सीधे सीधे प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है। और आर्टिकल 30 सीधे सीधे राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है। नेशनल कमीशन एक्ट तो बना ही 1992 में, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब ये सब सारा फ्रेमवर्क है। सब फ्रेमवर्क होने के बाद कमीशन जो है एक टूथलेस की तरह, टूथलेस टाइगर या टूथलेस एनिमल की तरह रह गया है, क्योंकि ये इन्फोर्स ही अपने काम को नहीं करा पाता है। क्या क्या की इश्यूज हैं, क्रिटिसिजम्स हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज हो गया। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब भी हो गया, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट भी हो गया, बट नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला। तो पावर इसके लिमिटेड है, ये सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, रिकमेंडेशन रिपोर्ट दे सकता है, अपने जजमेंट को इन्फोर्स नहीं करा सकता, एडजुडिकेट नहीं कर सकता। सिविल कोड का पावर जो है वो सिंबलिक है, जनरली इंक्वायरीज के लिए यूज कर सकता है। इंक्वायरी कंडक्ट करके, है ना, इंक्वायरी कंडक्ट करके ये क्या कर सकता है? रिपोर्ट दे सकता है, सजा देने का काम नहीं कर सकता।
पॉलिटिकल एपैथी एंड लीडरशिप वैक्यूम। पॉलिटिकल एपैथी मतलब हायर लेवल पे जो पॉलिटिक्स है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो नेग्लेक्ट किए हुई है, जिसको हम एपैथी बोलते हैं। और लीडरशिप का वैक्यूम है ना, लीडरशिप का वैक्यूम है। करंटली इट हैज नो चेयरपर्सन और मेंबर्स। अदर इंस्टीट्यूशन के साथ ओवरलैप, जैसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया तो काफी हद तक एजुकेशनल राइट वो खुद ही हैंडल करने लग गया। ठीक है। अब्सेंस ऑफ फॉलो थ्रूज। इवन इम्पैक्टफुल रिपोर्ट जैसे रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट जो रिलीज हुआ 2007 में, वो अनइम्प्लीमेंटेड चला गया, उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया गया। अच्छे से क्या, बहुत ही कम प्रोविजन बस किया गया। अब एनसीएम का सिग्निफिकेंस क्या है? एनसीएम या ऐसा कोई भी बॉडी होता है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बोल दो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट बोल दो, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बोल दो, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट बोल दो, इन सब ये जितने भी नेशनल कमीशंस है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? सब एक वॉच डॉग का रोल प्ले करते हैं। वॉच डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, वॉच मतलब वॉच करने वाला, कि मतलब जो भी राइट्स हैं, माइनॉरिटी के राइट्स हैं, वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो उनको मिलते हैं माइनॉरिटीज को, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 25, 26, सब अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एडवाइजरी रोल रहता है इनका, एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड मेजर्स टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशंस को ब्रिज करते हैं, सब एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, कन्वेइंग देयर इश्यूज एंड कंसर्न। गवर्नमेंट के बीच और माइनॉरिटी कम्युनिटी के बीच एक लिंक का काम करते हैं, उनका कंसर्न इनको, इनका कंसर्न उनको। Educational and cultural guardian protects the educational and cultural right of minorities under Article 29 and 30। सोशल हार्मनी को प्रमोट करते हैं, प्लुरलिस्टिक आइडेंटिटी को बनाने का काम करते हैं। सिंबल ऑफ इंक्लूसिवनेस है, रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। ये सारी बॉडीज जो है, इन सब का सिग्निफिकेंस आप सेम ही बोल सकते हो। ऐसे करके मेंस में अगर आपने ये पॉइंट्स एक बार समझ लिया तो किसी भी बॉडी के लिए ऑलमोस्ट सेम पॉइंट ही आप लिख सकते हो। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट, ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, है ना, जैसे कि बाकी बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाना चाहिए। इसका मैंडेट और क्लियर होना चाहिए, एनफोर्समेंट पावर और क्लियर होना चाहिए। इनका अपॉइंटमेंट जो हो नहीं पाता है ना, वो और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। पीरियोडिक रिपोर्टिंग, रिक्वायर एनुअल रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ये एनुअल रिपोर्ट दें। ठीक है। इनके जो भी रिपोर्ट्स आए कि पिछले साल, एक साल में माइनॉरिटी की क्या स्टेटस रही है पूरे कंट्री में, उस पर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट हो। कोऑर्डिनेशन विद अदर कमीशन, जो अदर कमीशन है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उन सब के साथ ही कोऑर्डिनेट करने के लिए ज्वाइंट फोरम बने। पब्लिक अवेयरनेस बढ़े, पब्लिक में अवेयरनेस बिल्ड किया जाए, माइनॉरिटीज में खासकर, और आउटरीच को बिल्ड किया जाए। तो ये रहा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 देखो, क्लाइमेट पैटर्न्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी। ठीक है। अब क्लाइमेट पैटर्न क्या है और इंडिया के एयर क्वालिटी पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस पे जनरली आज हम लोग बात करने वाले हैं ENSO साइकिल का। ENSO, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जिसको बोला जाता है। ज्योग्राफी में आप डिटेल में इसको पढ़ते हो। ये इंडिया में रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करते हैं, रेनफॉल को इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है। इंडिया में विंड पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में भी करते हैं, बट इंडिया की बात हम स्पेसिफिक कर रहे हैं। विंड पैटर्न, जब रेनफॉल विंड पैटर्न इम्पैक्ट होगा तो एयर क्वालिटी भी इम्पैक्ट होगा, पॉल्यूशन भी इम्पैक्ट होगा। पूरे नॉर्थ इंडिया में ये काम ये लोग करते हैं। ठीक है। ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, अभी मैं इसको समझाऊंगा। इन 2025 अर्ली मानसून विड्रॉल, वार्मर पोस्ट मानसून विंड्स and a developing La Nina phase contributed to temporarily better air condition over Delhi before the onset of winter smog। जब तक विंटर स्मॉग नहीं आया तब तक इस बार अर्ली मानसून विड्रॉल, मानसून जो है थोड़ा अर्ली विड्रॉ हो गया इंडिया से। पोस्ट मानसून इंडिया में वार्मर विंड्स बहती रही, है ना, और ला नीना फेज जो है वो डेवलप होते रहा। तो इस तरह से दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है वो पहले से बेटर हुई, जब तक कि ये दिवाली नहीं आया और पटाखों उटाखों से विंटर में स्मॉग नहीं हो गया। अब ये अल नीनो का फुल फॉर्म क्या है? ENSO जो बोल रहे हैं हम लोग, ये ENSO का फुल फॉर्म है अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, समझाऊंगा और डिटेल में, पहले आप देख लो। ये है ENSO। ENSO में दो चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, वार्म वाटर, वाटर सर्कुलेशन और एयर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन की बात भी होती है, एयर सर्कुलेशन की बात भी होती है। एयर सर्कुलेशन में पूरे वर्ल्ड का जो बहुत सारा एयर सर्कुलेशन सिस्टम है वो कंट्रीब्यूट करता है। पैसिफिक साउथ अमेरिकन सिस्टम, इंडियन ओशियन का डाइपोल, डाइपोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, जहां एयर प्रेशर हाई है पॉजिटिव,
जहाँ एयर प्रेशर लो है, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हवा बहेगी, जिसको इंडियन ओशन डाइपोल बोल सकते हो। नॉर्थ पैसिफिक साइड में ऑसिलेशन, विक्टोरिया मोड, अटलांटिक वेस्टर्न हेमिस्फीयर वार्म पूल, नॉर्थ ट्रॉपिकल अटलांटिक, ये सारा एयर सर्कुलेशन मिलके क्या बनता है, वेस्टर्ली विंड इवेंट बनाता है। इसमें अगर हम वार्म वाटर वॉल्यूम को मिक्स करते हैं तो ये क्या बनता है, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन जो है वो बनता है। ठीक है, अब अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के कंपोनेंट क्या है, अल नीनो वार्मिंग फेज ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का क्या है, वार्मिंग फेज है। ला नीना क्या है, कूलिंग फेज ऑफ द पैसिफिक, पैसिफिक ओशन का क्या है, कूलिंग फेज है। न्यूट्रल फेज विथ व्हेन नीदर डोमिनेट्स कंडीशन रिमेन नियर एवरेज, जब दोनों डोमिनेट करते हैं, है ना, जब दोनों डोमिनेट नहीं करते हैं तो कंडीशन नियर एवरेज रहता है। अब ये पूरी चीज को हम लोग समझेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहले ऊपर वाला एरिया समझते हैं। ये मैप तो आप देख रहे हो, मैप में ये हम लोग ये ब्राजील जो है, पेरू और चिली जो है, सदर्न अफ्रीका सदर्न अमेरिका वाले पार्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कौन सी कंट्री आती है, पेरू आती है। पेरू के नीचे कौन सी कंट्री आती है, चिली आती है। अब पेरू और चिली का जो एरिया है, यहाँ नीचे में समुद्र जो है, पैसिफिक ओशियन जो है, और उसमें भी सदर्न पैसिफिक ओशियन जो है। अब यहाँ पे नीचे से मतलब वाटर के नीचे से ठंडी वाटर जो है, कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर ऊपर आ रही होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एयर। कोल्ड वाटर जो है, जस्ट वेट, कोल्ड वाटर जो है वो आ रही होती है ऊपर, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल एयर। अब ये कोल्ड वाटर ऊपर आ रही है, अब कोल्ड वाटर ऊपर आ रही है, इसको हम अप वेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई रिपीट, बोलते हैं अप वेलिंग। अब ये कोल्ड वाटर ऊपर आती है और इधर की तरफ फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे सदर्न अमेरिका में जो पैसिफिक ओशियन है, सदर्न पैसिफिक ओशियन में जो वाटर होता है वो रिलेटिवली कोल्ड होता है। ये कोल्ड वाटर इधर की तरफ माइग्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर होगा वो रिलेटिवली क्या होगा, वार्म वाटर होगा। तो यहाँ पे वाटर वार्म है, यहाँ पे वाटर कोल्ड है। अब वार्म वाटर जो होंगे, वार्म वाटर से क्लाउड फॉर्मेशन तेज होगा, क्योंकि वार्म वाटर इवेपोरेट होंगे और यहाँ पे क्लाउड को फॉर्म करेंगे। यहाँ से वार्म वाटर से एयर सर्कुलेशन ऊपर की तरफ होगा और यहाँ से ऊपर एयर जो जाएगी वो इधर की तरफ मूव करेगी, इधर की तरफ मूव करेगी, और ये एयर वापस नीचे यहीं पे आके डिसेंड करेगा जहाँ पे ठंडा पानी है। तो ठंडा पानी जहाँ पे है वहाँ वाटर डिसेंड करेगा, वाटर डिसेंड करेगा तो एक हाई प्रेशर सिचुएशन यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे सिचुएशन कैसी है, हाई प्रेशर, प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई होने से जो एयर है वो नीचे की तरफ डिसेंड कर रही है। यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा ऊपर की तरफ जाएगी, हवा कम होगी नीचे, तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, इससे क्लाउड फॉर्मेशन। अब ये जो पूरा सिस्टम है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, लो प्रेशर, और यहाँ पे साउथ अमेरिका के पास क्या बन रहा है, हाई प्रेशर। इधर से वाटर जो है, नीचे साइड से वाटर जो है, वाटर इधर जा रही है, यहाँ से एयर जो है, एयर जो है वो ऊपर जा रहा है, और एयर ऊपर जाके इधर से ऊपर से यहाँ जाके डिसेंड हो रहा है। तो ये है, इसी को हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। और इसी में अगर ये नीचे से जो पानी ऊपर आ रहा था, ये ऊपर ठंडा पानी ऊपर आना कम हो गया, है ना, काफी हद तक अगर ये वाटर आना कम हो गया तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। समझ में आई बात? नॉर्मल कंडीशन में ऐसा हो रहा होता है, ऐसा हो रहा होता है। और यहाँ जहाँ हाई प्रेशर होगा, जहाँ एयर नीचे की तरफ आ रही होगी, वहां रेनफॉल नहीं होता है, वहां डेजर्ट जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो चिली पेरू का ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट मिलता है। ठीक है, एटाकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन हो रखा है। लेकिन जब अल नीनो ईयर होता है तो यहाँ से जो अपवेलिंग हो रहा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीजिंग ऑफ अपवेलिंग। आई रिपीट, सीजिंग ऑफ अपवेलिंग। इसका आप चाहो तो ऐसे नोट्स बना सकते हो, क्योंकि अल नीनो ना लीना ऐसी चीजें हैं जो ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है, हमेशा न्यूज में रहेगा ही, ज्योग्राफी के क्लासेस में भी आपको पढ़ाया जाता ही होगा। अब अपवेलिंग नहीं होगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पानी ज्यादा रहेगा, इधर से पानी वाटर जो है, ये ऑस्ट्रेलिया वाले साइड से वाटर जो है इधर की तरफ आएगी, एक तरह से इंडियन ओशन से वाटर पैसिफिक की तरफ आएगी। ठीक है, यहाँ पे हाई हाई प्रेशर सिचुएशन यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर। अब यहाँ पे थोड़ी रेनफॉल होगी, और ऑस्ट्रेलिया वाले साइड में, इससे बहुत ज्यादा दूर इंडिया नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया नहीं है, इधर हाई प्रेशर बनने से इधर रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही
हम अल नीनो ईयर में आते हैं। अल नीनो ईयर में ये जो एरिया है साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, इधर रेनफॉल जो है वो क्या हो जाता है, काफी हद तक रेनफॉल रिड्यूस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अल नीनो ईयर। अल नीनो ईयर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ला नीना ईयर क्या होता है, एक होता है नॉर्मल, एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीना। तो अल नीनो का उल्टा ला नीना है ना। नॉर्मल ईयर में नीचे से पानी ऊपर आ रहा होता है, अपवेलिंग। ला नीना में नीचे से पानी बहुत ज्यादा ऊपर आता है। ला नीना मतलब, ला नीना मतलब है ना मोर अपवेलिंग। ला नीना मतलब मोर अपवेलिंग। मोर अपवेलिंग होगा तो इधर लो प्रेशर रहेगा और ज्यादा एयर बनेगा, क्लाउड्स बनेगा और ज्यादा बारिश होगी। तो ला नीना में इंडिया साइड में बारिश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अल नीनो में बारिश कम हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको एयर सर्कुलेशन के माध्यम से समझा दिया। अब अल नीनो में यहाँ पे अपवेलिंग कम होगा, अपवेलिंग कम होगा, वाटर का सर्कुलेशन इधर होगा, ठीक है। एयर का सर्कुलेशन जो है वो इधर होगा, ऐसे। यहाँ पे कोल्ड एयर आएगी, ठीक है, कोल्डर एयर आएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पे रेनफॉल, रेनफॉल कम होगा, डेफिसिट होगा। रेनफॉल डेफिसिट होने से ये रहा साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान नेशन, फिर इधर रहा इंडिया, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, कम होगा। जब अल नीनो कंडीशन आएगी तब ला नीनो में अपवेलिंग और ज्यादा होगी तो रेनफॉल और ज्यादा हो जाएगी। तो अल नीनो एंड इट्स इम्पैक्ट। अल नीनो का मतलब होता है बॉय चाइल्ड स्पेनिश में। टर्म वाज कॉइन्ड बाय पेरुवियन फिशरमैन फॉर ए वार्म ओशन करंट अपीयरिंग नियर क्रिसमस अलोंग द सदर्न अमेरिकन कोस्ट। नीचे से जो पानी आता है वो ठंडा पानी आता है, कोल्ड वाटर आता है। कोल्ड वाटर आना बंद हो जाता है, उधर से पानी आएगा तो वार्म वाटर आएगा, जिसको हम बोलते हैं बॉय चाइल्ड अल नीनो। अल नीनो क्या है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स है, वार्म सरफेस वाटर को लेके आती है इंडोनेशिया, है ना, एंड ऑस्ट्रेलिया से। ड्यूरिंग अल नीनो these trade winds weaken, causing warm water to accumulate in the central and eastern Pacific. This shift the Walker circulation eastward. अब ये जो मैंने समझाया उसी सब के बारे में बात हो रही है। And as a result, monsoon winds weaken, monsoon trough shifts, and rainfall over India decreases, often leading to a drought year. अब जब आप मानसून्स पढ़ोगे, ये पूरा सिस्टम पढ़ोगे अल नीनो ला नीना का, तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। तो इंडिया में अल नीनो से मानसून विंड वीकेंड होगा, रेनफॉल कम होगा, ठीक है। विंटर वार्मर होगा, पॉल्यूशन लेवल, बारिश कम होने से पॉल्यूशन क्या होगा, हाई होगा। एडवांटेज क्या होगा, जहां बारिश ज्यादा होती है, फ्लड ज्यादा होती है, वहां कम होगा, है ना, सर्टेन क्रॉप्स के लिए ड्राई कंडीशन, ठीक है। ला नीना पे क्या होगा, ला नीना को लिटिल गर्ल बोलते हैं। लिटिल गर्ल कोल्ड फेज होता है, इसमें और ज्यादा ट्रेड विंड स्ट्रेंथन होगी और ज्यादा इनहेंसेस, अपवेलिंग और ज्यादा इनहेंस हो जाएगा, ठीक है। जो वॉकर सेल होगा और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, मॉनसून और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा, इंडिया में एवरेज से ज्यादा रेनफॉल होगा। तो दिस इज ला नीना। देखो ये ला नीना की कंडीशन है, अपवेलिंग और ज्यादा होना, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अपवेलिंग होता है, ला नीना में और ज्यादा अपवेलिंग। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ लो प्रेशर होता है, ला नीना में और ज्यादा लो प्रेशर। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, स्ट्रॉन्गर मॉनसून, मॉनसून स्ट्रॉन्गर, विंटर और कूलर होगा, है ना, बट ऑल्सो प्रोलॉन्ग्ड कोल्ड स्पेल, ठंडा होगा, इस साल ठंडा ज्यादा होगा। सरफेस विंड्स इनहेंस हो जाएंगी, बेटर डिस्पर्सन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स, है ना। तो जब सरफेस विंड बढ़ेगा, हवा बढ़ेगी, तो एयर विंड्स जो होंगे, एयर पॉल्यूटेंट्स डिस्पर्स हो जाएंगे। However, if winter prolongs, stagnant cold air can worsen smog later. अगर विंटर ज्यादा दिन तक रहेगी तो विंटर में ठंडी हवाएं रहती है, ठंडी हवाएं स्टैग्नेंट होंगी तो और ज्यादा पॉल्यूशन को बढ़ा सकती है दिल्ली जैसे जगहों पे। एडवांटेज क्या है, पानी ज्यादा होगा, बारिश ज्यादा होगा तो वाटर अवेलेबिलिटी, एग्रीकल्चर, ठीक है। विंड स्पीड की वजह से एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। डिसएडवांटेज, हाई रेनफॉल से फ्लड वगैरह हो जाता है, क्रॉप डिलेज, प्रयाग, पंजाब, हरियाणा फ्लड में जैसे इस साल देखा गया, है ना। Prolonged winter can lead to air stagnation, worsening late season pollution. How La Nina and early monsoon influences air quality? La Nina, अब La Nina और अर्ली मानसून, इस साल क्या है, ला नीना है, तो सरफेस विंड क्या है, ज्यादा है। लोअर टेम्परेचर इन्वर्सन क्या है, फ्रीक्वेंसी, प्रिवेंट्स ट्रैपिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स नियर द ग्राउंड। जो पॉल्यूटेंट्स है वो ग्राउंड के नियर में ट्रैप नहीं होंगे। रेनफॉल ज्यादा होगा, ठीक है। रिस्क इन वीक लानिना, वीक लानिना में, वीक लानिना में क्या होता है, ठीक है, स्टैग्नेंट एयर की चांसेस ज्यादा हो जाती है। अर्ली मानसून, मानसून इस साल अर्ली विड्रॉल हुआ। इट रिफर्स टू द रिट्रीट ऑफ मानसून विंड्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अर्लियर देन यूजुअल, मार्किंग द एंड ऑफ द रेनी सीजन।
इन्फ्लुएंस ऑन एयर क्वालिटी, विंड्स एक्टिव, वार्मर कंडीशन, अर्ली टेम्परेचर इन्वर्जन। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से समझा दी। चैलेंज क्या है इस साल? क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इज इंक्रीजिंग द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ मानसून। जैसे जैसे क्लाइमेट वेरिएबल होता जा रहा है, मानसून और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। वीक लानिना और प्रोलॉन्ग्ड विंटर कैन रिवर्स द इनिशियल एयर क्वालिटी। इस साल जो एयर क्वालिटी में गेन्स हुआ दिल्ली में, अगर लानिना वीक हुआ है ना, हवा स्टैग्नेंट हो गई, तो उससे क्या होगा, एयर क्वालिटी में जो गेन्स हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा। एग्रीकल्चरल साइकिल डिले हो सकता है, मे अलाइन स्टबल बर्निंग विद पीक स्मॉग मंथ। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चरल साइकिल डिले होगा तो स्टबल बर्निंग होगा, जो पंजाब हरियाणा में जो खेत होते हैं, खेतों में जो स्टबल बच जाता है कटनी के बाद। ठीक है, डिपेंड्स ऑन फेवरेबल वेदर, कैन नॉट रिप्लेस इमिशन कंट्रोल मेजर। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? इंटीग्रेट क्लाइमेट फोरकास्टिंग इनटू एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लाइमेट को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट करना। एमिशन सोर्स, क्रॉप का रेसिड्यू को बर्न करने को रोकना। एडॉप्टिव एग्रीकल्चरल प्लानिंग करना। और जो हमारी बॉडीज है, आईएमडी, सफर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इन सब का प्रिपेयर्डनेस होना, सबका कोऑर्डिनेशन होना, सो दैट की एयर क्वालिटी जो है वो अच्छा रह सके। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं FATF ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मीटिंग इन पेरिस अक्टूबर 20 से 24-25 are expected to discuss state sponsorship of terrorism and terror financing network with a particular focus on Pakistan-based entity. तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो फाइनेंशियल एक्शन लेता है। कैसा एक्शन लेता है? फाइनेंशियल एक्शन। फाइनेंशियल एक्शन किस चीज को रोकने के लिए? मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को रोकने के लिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग, जिससे ब्लैक मनी व्हाइट मनी होता है, और टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट को जो फाइनेंसिंग मिलता है, टेरर फाइनेंसिंग को। ठीक है, G7 जो ग्रुप है, G7 जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, यूएस है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, ऐसे G7 नेशन से ग्रुप ने 1989 में FATF को बनाया था। ठीक है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या है? जहां स्टेट मतलब गवर्नमेंट खुद ही टेररिज्म को स्पॉन्सर करे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि टेररिज्म खुद ही स्टेट ही स्पॉन्सर कर रहा है। State sponsored terrorism refers to situation where sovereign government directly or indirectly support terrorist group through funding, logistics, training, arms, intelligence और safe havens, जो कि पाकिस्तान में देखा जाता है। Forms of state sponsorship: डायरेक्ट फंडिंग या मटेरियल सपोर्ट, इनडायरेक्ट फंडिंग एनजीओ के थ्रू, प्रोविजन ऑफ लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग कैंप्स, यूज ऑफ प्रॉक्सीज क्रॉस बॉर्डर अटैक के लिए, है ना। FATF क्या है? 1989 में बना, G7 के समिट से बना, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। मैंडेट क्या है? तो सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना, कॉम्बैट मतलब उससे लड़ना। ठीक है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने वाली चीजें हैं उससे लड़ना, टेरर फाइनेंसिंग से लड़ना। ठीक है, प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग से लड़ना, जो मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को बढ़ाने वाली वेपन्स है उसके लिए जो पैसा है फाइनेंसिंग, उससे लड़ना। नाम ही है फाइनेंशियल एक्शन। ये क्या करता है? ये कंट्रीज को लिस्ट करता है, कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट करता है, कंट्रीज को ग्रे लिस्ट करता है। वैसी कंट्री जहां उसको उम्मीद है कि गवर्नमेंट ही टेरर फाइनेंसिंग करवा रही है, उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट करेगा। वहां पे कंट्रीज, वहां के बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां इन्वेस्ट ही नहीं करेंगी। और ग्रे लिस्ट में सस्पेक्ट में डालता है कि ये कंट्री जो है, वहां की गवर्नमेंट जो है, टेरर फाइनेंसिंग कर रही होगी। 39 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें इंडिया भी है। ठीक है, यूएस, यूके, फ्रांस सारे लोग हैं। ओवर 200 जुरिस्डिक्शन अंडर इट्स नेटवर्क। जुलाई 2025 में FATF comprehensive update on terrorist financing risk recognized state sponsorship as a long-standing global threat. फर्स्ट टाइम उसने रिकॉग्नाइज किया कि स्टेट स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सरशिप, टेरर को स्पॉन्सर देना एक लॉन्ग टर्म का, एक लॉन्ग स्टैंडिंग ग्लोबल थ्रेट बन जाता है। अब इंडिया का डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी स्टैंड क्या रहा? इंडिया हैज लॉन्ग रेज्ड द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के मामले में। ठीक है, एससीओ का जब समिट हुआ था, एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, ये सारी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी है। वहां पे भी हमने टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट बातें बोली थी, रेडिकलाइजेशन के अगेंस्ट बातें बोली थी कि टेरर एफर्ट्स में, टेरर एफर्ट्स को काउंटर करने में कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिया इनपुट्स में इन्फ्लुएंस FATF म्यूचुअल इवेल्युएशन ऑफ पाकिस्तान एंड ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन स्टेट अकाउंटेबिलिटी। Why this FATF move is significant? Marks the first formal recognition of state-sponsored terrorism within FATF's global framework.
move beyond non-state actors to hold government accountable for terror financing, helps India and other affected countries push for sanctions and diplomatic action against state-backed terror infrastructure, encourages transparency in national risk assessment for global finance surveillance mechanism. What is the way forward? Global financial oversight. FATF should evolve a dedicated framework to track and sanction state-sponsored terror financing network. Regional cooperation. Strengthen South Asia anti-terror coordination under SARC, SU, ASEAN. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटर एजेंसी डेटा का एक्सचेंज होना चाहिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स में, इंटरपोल में, यूरोपोल में, कि हम ये सारी टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को रोक पाए। अब आज जो भी टॉपिक्स पढ़ा उसके ऊपर हम एमसीक्यू कर लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये रहा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। इसमें है 4 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 4। ठीक है, ये चारों स्टेटमेंट आप पढ़िए और उसके बेसिस पे आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। पॉज करके पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 2, अल नीनो एंड ला नीना। अल नीनो और ला नीना के ऊपर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों स्टेटमेंट पढ़िए, आंसर बताइए। एफएटीएफ के ऊपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट पढ़िए और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। ठीक है, तो इसके साथ ही आज का डीसी हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।